नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस की इस डिजिटल दुनिया में। समीक्षा अधिकारी 2006 के संपूर्ण पेपर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ चलाई जा रही है। समीक्षा अधिकारी के जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं वो सारे के सारे इसी प्लेलिस्ट में अपडेट किए जा रहे हैं। नेक्सस जीएस के टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो एक आरओ प्रीलिम्स का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें सारे के सारे पेपर्स जो है अपलोड कराए जा रहे हैं। इस पूरे के पूरे वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं से भी कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर समीक्षा अधिकारी की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के एग्जामिनेशन के लिए जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन्हीं वीडियोस में कवर करा दी जाएंगी। मैंने फिर से एक शब्द है जो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें आज के एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट हैं वो सारी की सारी कराई जाएंगी। जो नॉन रिलेवेंट चीज़ें हैं, मतलब उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट थी लेकिन आज की डेट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें नहीं कराई जाएंगी। सिर्फ उन चीज़ों को जो आज भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं उन चीज़ों को कवर कराई जाएगी। तो ये सीरीज़ इसलिए चलाई जा रही है जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो तैयार हो सके, उस पर आपकी कमांड अच्छी बन सके। चलिए शुरुआत कर देते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों से। हड़प्पा कालीन स्थल और उनके राज्यों के बारे में बात करें, जैसे आलमगीरपुर है जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनावली के बारे में बात करें तो हरियाणा में स्थित है। दायमाबाद के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर राखी गढ़ी के बारे में बात करें तो राखी गढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी अभी किन्हीं कारणों से चर्चा में भी आया था, 2023 की बात है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वो बिंबिसार के दरबार से रिलेटेड था। और जीवक जो है सलावती नामक गणिका का एक पुत्र हुआ करता था। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वो किसके दरबार से रिलेटेड था, तो बिंबिसार के दरबार से रिलेटेड था। नयनार के बारे में बात करें तो नयनार जो थे वो शैव धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट है विक्रम और शक संवत के बारे में बात करें तो विक्रम और शक संवत में जो अंतर था वो करीब 135 वर्षों का होता था। नेक्स्ट टालमी फिलाडेल्फस के बारे में बात करें तो टालमी फिलाडेल्फस जो है जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो शासक था मिस्र का। और मिस्र 2023 में भी चर्चा में है, पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो टालमी फिलाडेल्फस जो है जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो मिस्र का शासक था। नेक्स्ट है शाक्य मुनि के बारे में बात करें तो मौर्यवंशी शासक अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। यहाँ पर रुमनदई स्तंभ लेख को स्थापित कराया और इस स्तंभ लेख में बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी में होने की जानकारी प्राप्त होती है। पूछा जाता है कि किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, तो मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस चीज़ की प्रामाणिकता मिलती है। नेक्स्ट है खारवेल के बारे में बात करें तो कलिंग का चेदी शासक था, वो खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। उसने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिए थे तथा उनके निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। तो जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रीति को इस मत का संरक्षक बताया गया है। पूछा जाता है कि कौन सा राजा था किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो खारवेल राजाओं का था। नेक्स्ट है जौनपुर नगर के बारे में बात करें, बहुत पेट क्वेश्चन है जौनपुर नगर। जौनपुर नगर की जो स्थापना कराई थी वो आपका फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। तो तुगलक वंश के शासक थे फिरोज तुगलक। इसने जौना खां की नाम पर जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त उसने फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर इन नामक नगर बसाए थे। तो पूछा जाता है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्सस जीएस का अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ये लिंक है नेक्सस जीएस बाय अतुल सर। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे नेक्सस जीएस बाय अतुल सर तो आपका टेलीग्राम मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। लोक निर्माण विभाग के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना है वो आपका फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने की थी। और इसने हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने के साथ ही इसने दीवाने खैरात नामक विभाग तथा रोजगार दफ्तर की स्थापना भी कराई थी। तो ये भी पूछा जाता है कि रोजगार दफ्तर की स्थापना सबसे पहले किसने कराई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। कृष्णदेव राय के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन जो है
वो आपका तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। नेक्स्ट है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर के बारे में बात करें तो जो इस्टू था करीब 64:1 का रेशियो हुआ करता था। चांदी के तांबे के दाम और चांदी के रुपए की जो विनिमय दर थी वो 64:1 हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है शाह आलम द्वितीय के बारे में बात करें तो शाह आलम द्वितीय नामक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ये बात है करीब बक्सर के युद्ध की। बक्सर के युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था, संभवतः सभी लोगों को याद होगा और बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था। कई मायनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं। तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ की थी। इस संधि द्वारा 12 अगस्त 1765 को 26 लाख रुपए वार्षिक राशि के बदले शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। मुगल सम्राट को वार्षिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो कहा जा सकता है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो है वो प्रदान की थी। नेक्स्ट है डी.के. कर्वे के बारे में बात करें तो डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात करें कि इसने तीनों कौन सा ऐसा भारतीय था जिसने 3 गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930-31 में हुआ था, संभवतः याद होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को हुआ और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को लंदन में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। तो ये जो पदवी त्यागी थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी। पूछा जाता है कि नाइट की उपाधि इन्होंने क्यों त्यागी थी, किस वजह से त्यागी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध की वजह से इन्होंने नाइट की उपाधि थी वो त्याग दी थी। नेक्स्ट है भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में वाइसराय लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के समय में किया गया। लॉर्ड हर्डिंग का जो टाइम पीरियड था 1910 से 1916 था। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की दरबार में घोषणा की गई और इसी दरबार में ही बंगाल का विभाजन जो है निरस्त कर दिया गया। बंगाल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये पूछा अगर जाए कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, किसके टाइम पीरियड में की गई, तो लॉर्ड हर्डिंग का टाइम पीरियड हुआ करता था। नेक्स्ट है काकोरी कांड। ये काकोरी कांड इंपॉर्टेंट है, अभी भी बहुत पूछा जाता है। तो इसके बारे में बैकग्राउंड पे हम लोग चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे इन्होंने लखनऊ सहारनपुर रेल लाइन पर काकोरी जाने वाले करीब 8 डाउन मालगाड़ी सफलतापूर्वक लूट लिया था। इस संबंध में करीब 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं हुई, 4 को आजीवन कारावास हुआ तथा 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर साहब भी इस डकैती में शामिल थे लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी थी। पूछा जाता है कि कितने लोगों को फांसी दी गई थी, तो 4 लोगों को फांसी दी गई थी। और कौन ऐसा था जो फरार हो गया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो थे वो इससे भाग निकले थे। नेक्स्ट है भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में बात करें, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो राजगोपालाचारी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन के इंग्लैंड वापस जाने के बाद सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जो थे वो सी राजगोपालाचारी हुआ करते थे। पहले इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे कि एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो 3 जून 1947 की बात है। तो 3 जून 1947 के पहले एक डेट आई थी 24 मार्च 1947। 24 मार्च 1947 को
लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। भारत आते ही इन्होंने भारतीय नेताओं से राजनीतिक स्थिति पर बातचीत शुरू की तथा इस बातचीत के आधार पर वह ब्रिटिश सरकार की सहमति से 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है प्रस्तुत की। इस योजना के आधार पर ही भारत विभाजन हुआ तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया गया। तो कहा जा सकता है भारतीय स्वतंत्रता का जो आधार बनी है वो माउंटबेटन योजना बनी है। आज भी पूछा जाता है कि कौन सी योजना थी जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी है, तो माउंटबेटन योजना थी। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के बारे में बात करें। नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनके समय में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का जो नेतृत्व है अब्बास तैयब जी ने किया था। और पता ही होगा कि गांधी जी की गिरफ्तारी जो है वो सोलापुर में हुई थी। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता जो थी स्त्रियों की भागीदारी थी। हजारों स्त्रियों ने घरों से बाहर निकलकर आंदोलन को सक्रिय बनाया था। स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा साहब की जब आप बुक पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वहाँ पे बहुत डीप में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताई गई हैं चीज़ें। खैर हम लोग सिर्फ पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में ही रिलेवेंट पे रहेंगे, टू द पॉइंट हम लोग काम करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आप लोगों को कवर कराई जा सके, कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो किसने किया था? ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने। चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल साहब के बारे में बात करें तो काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में, अभी जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल साहब को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में तथा रोशन लाल को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। चारों महत्वपूर्ण हैं, आज भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि काकोरी कांड में किसको कहाँ फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की तटरेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। चिल्का झील के बारे में बात करें तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। रामसर आर्द्रभूमि की सूची में भी शामिल है। अच्छा कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों को ये बताना है कि वर्तमान में जो रामसर स्थल हैं कितने हैं और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। 2 प्रश्न आपको बताने हैं कि टोटल इस समय पे रामसर स्थलों की संख्या कितनी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो वीडियो पोस्ट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दामोदर के बारे में बात करें तो दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है और दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डूरंड रेखा के बारे में बात करें तो डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेटराइट मिट्टी के बारे में बात करें तो भारत में लेटराइट मिट्टी का जो विस्तार है, कुल विस्तार जो है करीब 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना, जीवांश की कमी होती है। इसमें मोटे अनाज दलहन तिलहन की कृषि की जाती है। अम्लीय होने के कारण इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। इस मृदा का जो सर्वाधिक विस्तार है केरल राज्य में है, इसके बाद महाराष्ट्र राज्य का नंबर आता है। तो पूछा जाए कि लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है तो केरल राज्य में है, इसके बाद महाराष्ट्र राज्य का नंबर आता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी उत्पादन के बारे में बात करें तो कॉफ़ी उत्पादन के मामले में कर्नाटका आज भी टॉप पर बना हुआ है। नेक्स्ट है गोंडवाना के बारे में बात करें तो भारत के कुल संचित कोयला भंडार का करीब 96% कोयला जो है वो आपका गोंडवाना काल का है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी की आयु के बारे में बात करें तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के बारे में बात करें तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। वराह मिहिर के बारे में बात करें तो वराह मिहिर का मत था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। वराह मिहिर का मत था कि पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करती है। और पता ही होगा कि आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जबकि जो वृहत संहिता है या पंच संहिता है वो वराह मिहिर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉक्साइट के बारे में बात करें तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। कुछ जनजातियों के बारे में बात करें जैसे किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाई जाती है, मसाई केन्या में पाई जाती है,
रेड इंडियंस के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। एस्किमो के बारे में बात करें तो एस्किमो जो है कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की अवधारणा के बारे में बात करें तो संविधान की मूल अधिकारों की अवधारणा का जो विचार लिया गया था वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 के बारे में बात करें तो संविधान में बहुत महत्वपूर्ण डेट था ये। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या स्वीकृत किया गया तथा इसके कुछ उपबंध जो है उसी दिन लागू हो गए तथा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और पता ही होगा कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 2 अलग अलग तरीके के प्रश्न हैं। अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो उद्देशिका को कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो आर्टिकल 32 मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आर्टिकल जो 80 है उसमें राज्यसभा की संरचना में कुछ प्रावधान का वर्णन है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं जिसमें 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा में सदस्यों की मैक्सिमम सीमा के बारे में बात करें तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वो 550 हो सकती है। 530 सदस्य जो है राज्यों द्वारा चुने जाते हैं और 20 सदस्य जो है संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुझे लग रहा है कि 2021 के पेपर 2021 के पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर में पूछा गया था कि कितने सदस्य जो है संघ शासित क्षेत्रों से पूछे जाते हैं या फिर आते हैं, तो 20 होते हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के बारे में बात करें तो भारत में संसद की लोक लेखा समिति के जो अध्यक्षता की थी भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो की जाती है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति जो होती है एक वित्तीय समिति होती है। इस समिति में करीब 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। यह समिति जो है सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करती है तथा अपना जो प्रतिवेदन है वो लोकसभा को देती है। तो एक परंपरा के अनुसार इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष के नेता को दिया जाता है। नेक्स्ट धन विधेयक मनी बिल या वित्त विधेयक फाइनेंस बिल, इसके बारे में बात करें तो धन विधेयक और वित्त विधेयक इनको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि जो अन्य साधारण विधेयक हैं उनको संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पूछा जाता है कि वित्त विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 52वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो आज की डेट में भी बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन बनता है। 52वां संविधान संशोधन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, आपको पता भी होना चाहिए। संविधान का 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 जो है वो दल बदल से रिलेटेड है और इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तथा दल बदल को असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री जो थे स्वर्गीय राजीव गांधी साहब थे। पूछा जाता है कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है तो दल बदल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पंचायती राज की अनुशंसा के बारे में बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था पंचायती राज की अनुशंसा। सिक्किम के बारे में बात करें तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है, निश्चित और अनिवार्य शिक्षा के लिए है। नेक्स्ट
नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में। तो यही आपको थोड़ा बहुत अपडेशन करना पड़ता है, बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जामिनेशन में रिलेवेंट नहीं होती हैं, उनको हटाना पड़ता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को विद्यमान। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के निजीकरण के बारे में बात करें तो भारत में सबसे पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आपका 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये ही सबसे पहले आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण कब हुआ, तो 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है, वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में आता है और ये केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद जो है वो आनंद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, एटम बम के सिद्धांत के आधार के बारे में बात करें तो एटम बम के सिद्धांत का जो आधार था वो आपका नाभिकीय विखंडन था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है विभवांतर की इकाई होती है। नेक्स्ट है, करौंदे में लौह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह तत्व हमारे शरीर का एक प्रमुख तत्व है और यह हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख अंग है तथा यह शरीर में ऑक्सीजन को लेकर चलने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां लौह तत्व के प्रमुख और बोल सकते हैं कि सस्ते स्रोत कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घाव के भरने में जो सहायक विटामिन होता है उसके बारे में बात करें तो घाव के भरने में सहायक विटामिन जो है वो आपका विटामिन सी है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस नामक रोग जो है वायरस के द्वारा होता है। डिप्थीरिया, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, टेटनस, टाइफाइड, कालरा, कुकर खांसी, कुष्ठ रोग, ये सारे के सारे जो हैं बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, मतलब जीवाणु के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है, मक्के में सफ़ेद कली, ये जिंक की कमी से होता है, आज भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करें तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉर्पोरेट के बारे में बात करें, कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बात करें तो मिर्ज़ापुर में स्थित है। एवं भदोही इसका सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में मिर्ज़ापुर जनपद में आपका भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान जो है स्थापित है। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ स्थान हैं उद्योगों के बारे में बात करें जैसे विशाखापत्तनम जो है वो पोत निर्माण के लिए फेमस है, मुरी जो है एल्युमिनियम के लिए फेमस है, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, पनकी जो है वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो 2006 में पेपर आया था उसके बारे में सारी डिटेल्स। ऑलमोस्ट 22 मिनट के वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में सारी डिटेल्स प्राप्त कर ली हैं कि 2006 के पेपर में क्या क्या पूछा गया था। इसमें जीएस के पार्ट में बहुत सारे प्रश्न आज भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपको तैयार होना चाहिए, इसके अलावा आपको नया अपडेशन भी पता होना चाहिए। इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे वो आपका किसी भी आयोग का कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्लस अपडेशन करंट अफेयर्स के साथ जो कोरिलेशन बन के जीएस बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि 2006 के पेपर में अगर कुछ चीज़ें पूछी गई थी तो उनमें से क्या हमारे एग्जामिनेशन में आज पूछी जा सकती हैं, क्या हमारे एग्जामिनेशन में आज पूछी नहीं जा सकती हैं। तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है ये ज़रूर पता होना चाहिए। हमारे नए बैच की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये एक पूरी तरह से रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है कि 20 से 25 मिनट में आपका डेली एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे आप पेपर कंप्लीट होते जाएंगे तो आपको एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही।